मम्मी तुम्हें गोद में लेंगी। लियू शियून के चेहरे पर उम्मीद देखकर मैंने सावधानी से बच्ची को उसके हाथों में दे दिया। लियू शियून ने बच्ची को लिया और धीरे से अपनी बाहों में थाम लिया। अपनी बाहों में उस नन्ही सी जान को देखते हुए उसके चेहरे पर एक प्यार भरी मुस्कान आ गई। मम्मी की बाहों में वो नन्ही सी जान जैसे ही मम्मी की महक महसूस हुई, धीरे धीरे रोने और सिसकने लगी। ओ, तुम क्यों रो रही हो? रो मत, मम्मी यहीं है। बच्ची शायद भूखी है। शियून, क्या तुम्हारे पास अभी दूध है? नए जन्मे बच्चे अपनी सहज बुद्धि से जानते हैं कि उन्हें कैसे खाना है। माँ को बच्चों की देखभाल का बहुत अनुभव था। बच्ची को अचानक रोते देखकर उन्होंने ये बात समझाई। ये सुनकर लियू शियून एक पल के लिए हैरान रह गई। हाँ, मेरे पास है। फिर उसने शर्मिंदगी के साथ मेरी तरफ देखा। शियून, अभी बच्ची को दूध पिला रही है। तुमने अभी तक खाना नहीं खाया है ना? थर्मस के अंदर है। माँ तुम्हारे लिए भी कुछ खाना लाई है। जाओ पहले खाना खा लो। माँ, मुझे लगा था कि अब जब आपके पास बहू आ गई है तो आप अपने बेटे को भूल ही गई हैं। मैं शरारत भरी मुस्कान के साथ बोला। मैं उठा, थर्मस उठाया, दूसरी तरफ बैठ गया और खाने के लिए तैयार हो गया। खाना खाने के बाद बच्चों के लिए रोजमर्रा की जरूरत का सामान खरीदना याद रखना। साथ ही तुम्हें बच्चों के लिए कपड़े और दूसरी चीजें भी खरीदनी होंगी। इसके अलावा तुम बच्चों के लिए एक पालना भी खरीद सकते हो। अकेले रहना एक अलग बात है, लेकिन जब एक बार तुम्हारी पत्नी और बच्चे हो जाते हैं तो सिर्फ बच्चों के लिए ही काफ़ी ज़्यादा खर्च की ज़रूरत पड़ती है। हालांकि वो जानती थी कि मुझे अभी तक कोई नौकरी नहीं मिली है और मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं। इसीलिए उसने ये योजना बनाई कि जब मैं खाना लूँगा तो वो मुझे अपने साथ बाहर ले जाएगी और फिर मुझे कुछ पैसे दे देगी। उसने लियू शियून के सामने ऐसा नहीं किया, ना ही ये पूछा कि क्या मेरे पास अभी भी पैसे बचे हैं। ऐसा करने से न सिर्फ एक मर्द के तौर पर मेरा स्वाभिमान आहत होता, बल्कि लियू शियून भी इस बारे में ज़्यादा सोचने लगती। असल में इस मामले को लेकर लियू शियून ने अपने बेटे को अस्पताल बुलाकर परेशान करने का कोई प्लान नहीं बनाया था, लेकिन अस्पताल में बच्चे के पिता की दस्तखत की ज़रूरत थी। लियू शियून को यह भी नहीं पता था कि मेरे पास सच में पैसे हैं या नहीं। अगर उसे पता चल जाता कि मेरे पास पैसे नहीं हैं तो वो ज़रूर इस बारे में ज़्यादा सोचने लगती। जब तुम मैटर्निटी और बेबी स्टोर जाओ तो अगर तुम्हें ये ना पता हो कि क्या खरीदना है तो तुम वहाँ के स्टाफ से पूछ सकते हो। स्टाफ को इस बारे में पता होगा। माँ तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, माँ यहीं रहेगी और शियून और बच्चे का साथ देगी। ठीक है माँ, मैं सब याद रहेगा। चिंता मत करो, ये मामला मुझ पर छोड़ दो। एक आदमी होकर अगर मैं इतनी छोटी सी बात भी ठीक से नहीं संभाल सकता तो मैं बच्चे का पिता कैसे हो सकता हूँ। खाना खाने के बाद मैं बाहर जाने के लिए तैयार हुआ। जैसे ही मैं दरवाजे से बाहर निकला, माँ मेरे पीछे भागी। माँ, क्या हुआ? माँ जानती है कि तुम्हें अभी तक नौकरी नहीं मिली है और तुम्हारे पास ज़्यादा पैसे भी नहीं है। अब 2 और बच्चे होने पर पैसे ज़रूर थोड़े कम पड़ेंगे, इसलिए माँ पहले तुम्हें 20,000 युआन ट्रांसफ़र करेगी। जब तुम लगभग सारे इस्तेमाल कर लोगे तो बस माँ को बताना, माँ तुम्हें और ट्रांसफ़र कर देगी। माँ, कोई बात नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, मेरे पास भी अभी कुछ पैसे हैं। बच्चे, तुम अब भी सख्त क्यों बन रहे हो? क्या मुझे तुम्हारी हालत नहीं पता? ये देखकर कि मैंने सच में मना कर दिया, माँ ने मुझे घूरा, अपना फ़ोन निकाला और झट से मुझे 20,000 ट्रांसफ़र कर दिए। अब जब तुम्हारे बच्चे और पत्नी है तो चाहे कुछ भी हो जाए तुम उनके साथ बुरा बर्ताव नहीं कर सकते। शियून एक अच्छी लड़की है, उसके साथ अच्छा बर्ताव करो। जब वो डिस्चार्ज हो जाए तो जल्द से जल्द मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लो। माँ, मैरिज सर्टिफिकेट के बारे में हमें पहले लू शियून की तरफ से पूछना होगा। अगर वो मुझसे शादी करने को तैयार नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं बेबसी से मुस्कुराया। इतनी खूबसूरत पत्नी से शादी कर पाया, मैं सच में बहुत खुश था। लेकिन फैसला करने से पहले मुझे ये भी देखना था कि वो राजी है या नहीं। बाद में माँ तुम्हें हालात समझाने में मदद करेंगी। ठीक है, तुम पहले बच्चों के लिए सामान खरीदो। मुझे जाते देख माँ आखिरकार मुड़ी और वार्ड में चली गई। वार्ड में लू शियून की गोद में छोटा बच्चा पहले से ही भरा हुआ था। लू शियून अभी बच्चे को सुलाने के लिए मना रही थी। माँ को डर था कि वो ज्यादा सोचेगी, इसलिए उसने थोड़ा समझाया। शियून ने बच्चे को सुला दिया है। आंटी, बच्चा खाना खाने के बाद सो गया, ये अच्छी बात है। चलो आंटी पहले बच्चे को वापस पालने में रख दें। लेकिन लू शियून ने बच्चे को माँ को दे दिया। माँ के बच्चे को पालने में रखने के बाद वो हॉस्पिटल के बेड पर वापस आकर बैठ गई। तभी वो बोली, शियून, तुम मेरे बेटे के बारे में क्या सोचती हो? ये सुनकर लू शियून थोड़ी हैरान रह गई। उन्हें समझ नहीं आया कि मेरी माँ ये क्यों पूछ रही हैं। एक पल सोचने के बाद वो बोली, आंटी, हालांकि मैंने आपके बेटे से सिर्फ 2 बार बात की है, लेकिन उसका कैरेक्टर असल में काफी अच्छा है। और तो और जिस तरह से वो बच्चों को देखता है वो बहुत नर्म होता है। एक इंसान जो एक्सप्रेशन दिखाता है वो झूठ नहीं बोलता, तो जिंग्यू एक अच्छा इंसान है। मेरा बेटा, खैर, हालांकि वो आमतौर पर थोड़ा अनजान हो सकता है, उसका लोगों के प्रति उसका रवैया अभी भी बहुत अच्छा है। आमतौर पर जब वो घर आता है तो वो हमारे प्रति भी बहुत आज्ञाकारी रहता है। देखो, अब तुम लोगों के भी बच्चे हो गए हैं और कुछ समय बाद बच्चों को परिवार रजिस्टर में दर्ज करवाना होगा। तो मुझे लगता है जब सही समय आए तो तुम लोग अपना विवाह प्रमाण पत्र क्यों नहीं बनवा लेते? माँ ने पहले ही तय कर लिया था कि लू शियून हमारे लिन परिवार की बहू बनेगी। भले ही लू शियून इस बात से सहमत ना हो, फिर भी वो अपनी पूरी कोशिश करना चाहती थी कि लू शियून मान जाए। बेशक अगर लू शियून बिल्कुल ही मना कर देती तो वो उसे मजबूर भी नहीं कर सकती थी।
मैंने भी उसे इस बारे में शुरू में ही बता दिया था कि मैं इन दोनों बच्चों को साथ मिलकर पालने को तैयार हूँ। उस समय उसे असल में ये चिंता थी कि भले ही मैं मान गया हूँ, लेकिन अगर मेरे माता पिता ने मना कर दिया या असहमति जताई तो क्या होगा। लेकिन अब मेरी माँ खुद यहाँ आई थी और उसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव कर रही थी। अब जब ये बात फिर से उठी तो उसका मन थोड़ा डगमगा गया। शिंगयू का क्या कहना है? चिंता मत करो, मेरे बेटे को तुम्हारे जैसी इतनी सुंदर पत्नी मिलना ये तो हमारे पूरे लिन परिवार के पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का फल है। असल में मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही उससे इस बारे में पूछा था। शिंगयू भी इस बात से सहमत है। उसे बस इस बात की चिंता है कि तुम शायद ना मानो, इसलिए उसकी माँ होने के नाते मैं खुद तुमसे इस बारे में पूछने आई हूँ। तो मुझे पहले एक पक्का जवाब दो। मुझे बताओ कि तुम क्या सोचती हो। जब सही समय आएगा तो मैं अपने बेटे को तुम्हारे पास पूछने के लिए भेजूंगी। लू शियून शर्म से लाल हो गई और उसने इस बारे में सोचा और फिर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ठीक उसी समय मैं बच्चों के सामान की दुकान से ढेर सारा सामान लेकर वापस वार्ड में लौटा। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि लू शियून मेरे साथ विवाह प्रमाण पत्र बनवाने के लिए मान गई है। ये देखकर कि मैंने इतनी सारी चीज़ें खरीदी हैं, लू शियून की आंखें थोड़ी हैरान रह गईं। इन सब पर तो बहुत सारे पैसे खर्च हुए होंगे, है ना? कोई बात नहीं, इसमें ज़्यादा खर्च नहीं हुआ। मैंने हाथ हिला दिया और लू शियून को ये नहीं बताया कि मैंने असल में कितना खर्च किया था। शिंगयू, अब तो दोपहर हो गई है, माँ को अपने किराए के अपार्टमेंट की चाबियाँ दे दो। माँ तुम्हारे यहाँ जाकर रात का खाना बनाएंगी। माँ, मेरा किराए का अपार्टमेंट, वहाँ कोई राशन या खाने पीने का सामान नहीं है। अगर आप वहाँ जाएंगी तो भी आपको बाजार जाकर सामान खरीदना पड़ेगा। ऐसा करते हैं, मैं ही वापस जाकर खाना बना लेता हूँ। रहने दो, इस तरह के काम माँ पर छोड़ दो, तुम यहीं रहो और शियून और बच्चे का अच्छे से साथ दो। तुम जैसे युवाओं के पास यहाँ बात करने के लिए बहुत सारे विषय हैं, माँ तुम्हें परेशान नहीं करेंगी। हालांकि लू शियून उसके बेटे के साथ शादी का सर्टिफिकेट लेने को तैयार थी, लेकिन तकनीकी तौर पर वे दोनों सिर्फ 2 बार ही मिले थे। ऐसे में ये स्वाभाविक था कि वे पहले उनकी भावनाओं का ध्यान रखो। ठीक है, मैंने अपने अपार्टमेंट की चाबियां अपनी माँ को दे दी। माँ को पता था कि मैं कहाँ रहता था, इसलिए उन्हें पता पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी। शियून, एंडी अब जा रहा है, तुम आराम करो। अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बस शिंगयू से कह देना। अगर उसने तुम्हारी बात नहीं मानी तो बस एंडी को बता देना, एंडी उसे सबक सिखा देगा। एंडी, कोई बात नहीं, मुझे सच में किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्लीज़ गाड़ी ध्यान से चलाना एंडी। ठीक है, एंडी अब जा रहा है। शरारती, थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना। अगर शियोन को किसी मदद की ज़रूरत हो तो तुम्हें खुद आगे बढ़कर मदद करनी होगी। ये कहकर माँ कमरे से चली गई। माँ के जाने के बाद कमरा थोड़ा शांत हो गया। मैंने लू शियोन की तरफ देखा और एक पल के लिए हिचकिचाया। मैंने सोचा है कि जब तुम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाओगी तो मैं एक बड़ा अपार्टमेंट किराए पर ले लूँगा। जब वो समय आएगा तो हम साथ रह सकते हैं। इस तरह मेरे लिए बच्चों की देखभाल करना आसान हो जाएगा और तुम्हारी देखभाल करना भी, है ना? ये शब्द सुनकर लू शियून के चेहरे के हाव भाव अचानक थोड़े उलझे हुए से हो गए। अब जब आखिरकार उसके साथ ऐसी बात हो ही गई थी तो वह अचानक घबरा गई। लू शियून अपनी उंगलियों से अपनी आंखों के सामने लटकते खूबसूरत बालों को सहलाने लगी और एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि मुझे क्या जवाब दे। वह मना करना चाहती थी, लेकिन मैं तो बच्चे का पिता था और मैंने शुरू में ही कहा था कि मैं उसके साथ मिलकर दोनों बच्चों को पालने के लिए तैयार हूँ। मैंने फिर कहा, मैं समझता हूँ, अगर ये बच्चे ना होते तो हम दोनों शायद दोबारा कभी मिलते ही नहीं और ना ही हमारे रास्ते दोबारा कभी मिलते। लेकिन बच्चों के मामले में अगर तुम अकेले ही उनकी देखभाल करोगी तो आमतौर पर यह तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। अगर मैं भी वहाँ रहूँगा तो रात में मैं भी तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और तुम्हारा बोझ हल्का कर सकता हूँ। चिंता मत करो, भले ही मैं कोई एकदम परफेक्ट जेंटलमैन ना हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी इस कमज़ोर हालत का फ़ायदा नहीं उठाऊंगा। मुझे इतनी गंभीरता से बात करते देख लू शियून को अचानक थोड़ी राहत महसूस हुई। उसने अपने होंठ हल्के से खोले और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगी। उसे राजी होते देख मेरा चेहरा खुशी से खिल उठा। ठीक है, फिर अगले कुछ दिन तुम आराम करो। तुम्हें जो कुछ भी खाने का मन हो बस मुझे बता देना। अगर तुम्हें किसी भी चीज़ में मदद चाहिए हो तो वो भी मुझे बता देना। मैं समझ गई। फिर भी लू शियून के मन में कहीं ना कहीं थोड़ी घबराहट बनी हुई थी। वह देख सकती थी कि मेरी माँ सचमुच उसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव करती थी। वह ये भी देख सकती थी कि मैं सचमुच उसके साथ रहना चाहता था और इन दोनों बच्चों को एक साथ। लेकिन भविष्य में जब उसके अपने माता पिता उसे ढूंढने आएंगे तो उसे क्या करना चाहिए? उसके अचानक 2 बच्चों को जन्म देने से उसके माता पिता निश्चित रूप से बहुत गुस्से में होंगे। उस समय वे निश्चित रूप से मेरे परिवार के लिए चीज़ें मुश्किल बना देंगे। इसलिए माँ और मैंने उसके साथ जितना अच्छा व्यवहार किया वो उतनी ही परेशान और चिंतित होती गई। इस समय पालने में बच्चे रोने और बिलखने लगे। नए माता पिता होने के नाते लू, शियोन और मैं तुरंत घबरा गए। मैं जल्दी से बच्चों के पास गया, पालने में बच्चों को देखने लगा। वे थोड़ा हिले और उनके छोटे चेहरे कुछ असहज लग रहे थे। क्या हो रहा है? क्या डॉक्टर ने अभी बच्चों के शरीर की जांच नहीं की थी और कहा था कि वे बहुत स्वस्थ हैं, तुम्हें दोषी ठहराते हुए? बच्चों को क्या हुआ है? बच्चे थोड़े असहज लग रहे हैं।
घबराओ मत, मैं बाहर जाकर एक नर्स ढूंढूंगा। ये कहकर मैंने दरवाज़ा धक्का देकर खोला और बाहर चला गया। जल्द ही मैं अपने साथ एक नर्स को वापस ले आया। नर्स पालने के पास आई, बच्चों को देखा और फिर मुस्कुराई। मिस्टर, आपके बच्चे बीमार नहीं हैं, उन्होंने बस पॉटी की है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने पॉटी की है कि वे ऐसे हैं? नर्स की बातें सुनकर मैंने राहत की सांस ली। जब तक बच्चे बीमार नहीं हैं तब तक ठीक है, ये ठीक है। नए माता पिता के तौर पर स्वाभाविक रूप से ऐसी कई चीज़ें होती हैं जो आप बच्चों के बारे में नहीं समझते हैं। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप हमसे मिल सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि बच्चों के डायपर कैसे बदलते हैं। ये बहुत बढ़िया होगा। अब जब माँ रात का खाना बनाने वापस चली गई थी और लू शियून और मुझे स्वाभाविक रूप से इन चीज़ों के बारे में कुछ नहीं पता था। हमारे साथ एक नर्स होने से हमें गाइड करने में बहुत आसानी होगी। नर्स के स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस में मुझे घबराहट से बहुत पसीना आ रहा था। क्या मैं इसे ऐसे ही उठाऊंगा? क्या इससे बच्चे को चोट लगेगी? हॉस्पिटल के बेड पर हालांकि लू शियून भी बहुत परेशान थी, लेकिन वो मेरे बेवकूफ़ और अजीब दिखने पर खुश थी। ऊपर बताई गई बातों के साथ छोटे बच्चों के डायपर बदलने के बाद मुझे आखिरकार लगा कि मेरे कंधों से एक भारी बोझ उतर गया है। पहली बार पिता बनना सच में इतना आसान नहीं लगा। लिन शिन्यू, थैंक यू, तुमने बहुत मेहनत की है। उसका शरीर अभी भी काफ़ी कमज़ोर था। बच्चों के डायपर वगैरह बदलना, उसमें अभी ज़्यादा ताकत नहीं थी, इसलिए वो सिर्फ मुझे परेशान कर सकती थी। बच्चे मेरे भी बच्चे हैं, थैंक यू क्यों कहूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने लू शियून को एक हल्की सी मुस्कान दी, फिर प्लास्टिक बैग उठाया और कमरे से बाहर निकल गया। बच्चों, तुम्हारा ये डैडी लगता है एक सच में बहुत अच्छा आदमी है। लू शियून ने पालने में बच्चों को देखा और अचानक खुद से बुदबुदाई। थोड़ी देर बाद मैं बाहर से वार्ड में वापस आई। जैसे ही मैं कमरे में घुसी, शायद बच्चों को पता चल गया कि डैडी वापस आ गए हैं। वे तुरंत पालने में रोने लगे। बच्चे फिर से क्यों रो रहे हैं? बच्चों के रोने की आवाज़ सुनकर लू शियून फिर से परेशान हो गई। पहले बच्चे इसलिए रोए थे क्योंकि उन्होंने पॉटी की थी। इस बार क्या हालत है? मुझे भी हालत समझ नहीं आ रही है। मैंने बच्चों को चेक किया और पाया कि उन्होंने पॉटी नहीं की थी। नहीं, बच्चों ने पॉटी नहीं की थी। मुझे असल में लगता है कि वे भूखे होंगे। मैं दोनों बच्चों को उनकी माँ के पास ले गई। दूध पीने के बाद उन्होंने आखिरकार झल्लाहट करना बंद कर दिया। थोड़ी देर में वे शांति से सो गए। इस समय माँ भी पका हुआ खाना लेकर आई। शिन्यू, मैंने खाना बना लिया है। मैंने तुम्हारे लिए किराए के अपार्टमेंट में एक हिस्सा छोड़ दिया है। वापस जाओ, जल्दी खाना खाओ, आराम करो और आज रात बाद में मेरी जगह आ जाना। फिर मैंने लू शियून की तरफ देखा। शिन्यू, मैं पहले खाना खाने जा रहा हूँ, मैं बाद में तुम्हारा ख्याल रखने आऊँगा। लू शियून को इस पल अपने दिल में अच्छा लगा और कहे बिना नहीं रह सकी। वापस आते समय ध्यान रखना। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें भी अच्छे से आराम करना चाहिए। तुम आज बहुत बिजी रही हो, तुम थक गई होगी। माँ और लू शियून को गुड बाय कहने के बाद मैं अपार्टमेंट लौट आया। अभी जब मैं खा रहा था मेरे फ़ोन पर एक मैसेज आया। मैंने देखा कि ये मेरे स्कूल के समय का था। मेरा अच्छा दोस्त और रूममेट डिंग वेई हुआ। शिन्यू, क्या तुम्हें अभी तक नौकरी मिल गई है? मेरे पास क्यों नहीं आ जाती? मुझे हाल ही में सोलिस्टेड कंपनी में नौकरी मिली है। इसके अलावा यहाँ काफ़ी लड़कियाँ हैं। अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो तुम कल इंटरव्यू के लिए आ सकती हो। वे अभी भी हायरिंग कर रहे हैं। सच में एक अच्छा रूममेट, अच्छी नौकरी मिल रही है और अभी भी मुझे अपने भाई को नहीं भूल रहे हैं। मैं अभी नौकरी ढूंढने का प्लान नहीं बना रहा हूँ। मेरे अब बच्चे हैं और हाल ही में मुझे उनकी देखभाल करनी है। अब नौकरी नहीं ढूंढ रहा हूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि आपके माता पिता ने आपको वापस जाकर फैमिली बिजनेस विरासत में लेने के लिए कहा हो? नहीं, रुको, आपका क्या मतलब है कि आपके बच्चे हैं? क्या सिचुएशन है? भाई, आपकी शादी कब हुई? आपके असल में बच्चे हैं? मैंने कुछ दिन पहले ही आपसे बात की थी, उस समय आप अभी भी नौकरी ढूंढ रहे थे। हमें एक दूसरे से मिले हुए कुछ ही दिन हुए हैं और अब आपके बच्चे भी हैं। दूसरी पार्टी तुम्हें फॉलबैक गाय तो नहीं बना रही है ना? ब्रो, तुम इस तरह का फॉलबैक गाय वाला काम बिल्कुल नहीं कर सकते। नहीं, वे सच में मेरे बच्चे हैं। पिछले साल का वो समय जब हम शराब पीने बाहर गए थे और फिर हमारे अलग होने के बाद, तुम्हें वो घटना अभी भी याद है ना? तुम मुझे ये बताने की कोशिश नहीं कर रहे हो कि हमारे अलग होने के बाद तुम एक लड़की से मिले थे और फिर एक छोटा सा ड्रामा सीन किया था। हाँ, वही समय था। मैं सड़क किनारे एक खूबसूरत औरत से मिला था। फिर मैंने उसे थोड़ा दिलासा दिया और उसके बाद कुछ चीज़ें हुईं। आज सुबह मुझे खबर मिली कि वो बच्चे को जन्म देने वाली है। हॉस्पिटल ने मुझे बुलाया। जहाँ तक बच्चों की बात है, वे सच में मेरे हैं। ब्रो, सबसे पहले बधाई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उस घटना की वजह से अब तुम्हारे बच्चे हैं। तो तुम शादी कब कर रहे हो? तुम्हें मुझे अपनी शादी में ज़रूर बुलाना चाहिए। मैं अभी तक लड़की के माता पिता से भी नहीं मिला हूँ। शादी की बात करें तो मुझे अभी भी पक्का नहीं पता कि ये कब होगी। ठीक है, जब तुम्हारी शादी हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी शादी में आऊँगा। बच्चे लड़के हैं या लड़कियाँ? लड़की का नाम क्या है? मैंने कुछ नहीं छिपाया और जल्दी से जवाब दिया। जुड़वा बच्चे, एक लड़का और एक लड़की। लड़की का नाम लू शियून है। जुड़वा बच्चे, तुम लकी डॉग हो। तुम सच में बहुत खुशकिस्मत हो। रुको, जिस लू शियून का तुमने जिक्र किया था, क्या वो फाइनेंस डिपार्टमेंट की पुरानी कैंपस बेले है? लू शियून, भाई तुम कमाल के हो। फाइनेंस डिपार्टमेंट की कैंपस बेले असल में तुम्हारी पत्नी है।
उसने कुछ दिनों तक अपने अच्छे दोस्त को ना देखने के बाद इसकी उम्मीद नहीं की थी। ना सिर्फ उसके बच्चे थे, बल्कि उसकी पत्नी असल में फाइनेंस डिपार्टमेंट की पुरानी कैंपस बेले थी। अगर ये बात उनके दूसरे क्लासमेट्स को पता चलती तो वे सब पक्का चौंक जाते। ठीक है, मैंने पूरा दिन हॉस्पिटल में बच्चों की देखभाल में बिताया और अभी तक आराम नहीं किया है। मैं थोड़ा आराम करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो पहले तुम आराम करो, किसी और दिन जब हम फ्री हों तो मिलते हैं। मैंने अलार्म सेट किया, अपना फ़ोन साइड में रख दिया और आंखें बंद कर लीं। थोड़ी देर आराम करने का सोचा। देर रात जैसे ही आधी रात हुई, मेरे बिस्तर के पास फ़ोन का अलार्म बजा। मैंने आंखें खोली, अलार्म बंद किया, थोड़ी देर सफाई की और फिर हॉस्पिटल की ओर निकल गया। मैं जल्द ही हॉस्पिटल पहुंच गया। वार्ड के सामने मैंने दरवाज़ा खटखटाया। माँ ने दरवाज़ा खोला, देखा कि उनका बेटा आ गया है और जल्दी से मुझे चुप करा दिया। शियोन और सारे बच्चे सो रहे हैं, थोड़ा चुप रहो, उनकी नींद में खलल मत डालो। मैंने अपनी कुछ थकी हुई माँ की तरफ देखा। ठीक है माँ, आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद। कैसी मेहनत? असल में तो मेहनत तुमने की है। अब तुम 2 बच्चों के पिता बन गए हो, इसीलिए तुम्हें एक पिता के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां निभानी होंगी। ठीक है, मैं अब वापस जाता हूँ। मैं सुबह जल्दी आ जाऊँगा ताकि तुम आराम कर सको। ठीक है माँ, सड़क पर ध्यान से गाड़ी चलाना। मैंने अपार्टमेंट की चाबियाँ अपनी माँ को सौंप दी। उन्हें जाते हुए देखने के बाद मैं वार्ड में दाखिल हुआ। समय तेजी से बीता। पलक झपकते ही लूशी उनको अस्पताल में भर्ती हुए 3 दिन बीत चुके थे। आंटी लिन शियोन, मैं डिस्चार्ज होना चाहती हूँ। इन 3 दिनों के दौरान माँ और मैंने उसकी बहुत बारीकी से देखभाल और फिक्र की थी, जिसे उसने साफ साफ देखा था। लेकिन इन 3 दिनों तक अस्पताल में रहने के दौरान ना नहा पाने की वजह से उसे बहुत असहज महसूस हो रहा था और अब उसे लगा कि उसका शरीर काफ़ी हद तक ठीक हो चुका था, इसीलिए वो डिस्चार्ज होना चाहती थी। इसीलिए उसने कहा, मुझे लगता है कि मेरा शरीर काफ़ी हद तक ठीक हो गया है और अब मैं खुद से चल भी सकती हूँ। अगर तुम डिस्चार्ज होना चाहती हो तो ठीक है, चलो पहले डॉक्टर से जाँच करवा लेते हैं। अगर कोई दिक्कत नहीं होगी तो तुम्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। शियोन, तुम्हारा क्या ख्याल है? ये देखकर कि माँ ने उसे इतनी जल्दी डिस्चार्ज होने से नहीं रोका, लूशियन ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, शिन्यू जाओ डॉक्टर से बात करो, डॉक्टर से शियोन की जांच करवाओ। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो चलो डिस्चार्ज हो जाते हैं। ठीक है, मैं जाकर डॉक्टर को बुला लाता हूँ। मैंने एक महिला डॉक्टर मिली और मैंने उन्हें सारी बात समझाई। महिला डॉक्टर ने मुझे समझाया, आमतौर पर बच्चे को जन्म देने के बाद अस्पताल में 3 दिन रुकना डिस्चार्ज होने के लिए काफ़ी होता है। इसके बाद उसे बस एक जाँच की ज़रूरत थी और अगर कोई दिक्कत नहीं होती तो डिस्चार्ज की प्रक्रिया पूरी की जा सकती थी। उसके बाद मैं इन पेशेंट डिपार्टमेंट और आउट पेशेंट डिपार्टमेंट के बीच इधर उधर भागता रहा। जब जांच के नतीजे आए तो मैंने वे नतीजे महिला डॉक्टर को सौंप दिए। जब उन्होंने ये पक्का कर लिया कि कोई दिक्कत नहीं है तो डिस्चार्ज की प्रक्रिया पूरी की गई। मैं वापस वार्ड में गया और लूशियन को एक खबर दी कि उन्हें डिस्चार्ज किया जा सकता है। ये नतीजा सुनकर लूशियन बहुत खुश हुई। डिस्चार्ज होने का मतलब था कि घर वापस जाकर वो आखिरकार एक बढ़िया खुशबूदार नहा सकती थी। क्या तुम खुद चल सकती हो? अगर नहीं तो मैं तुम्हें गोद में उठा लूंगा। लूशियन को डिस्चार्ज होने के ठीक बाद सीढ़ियाँ चढ़वाना, मुझे उसकी थोड़ी चिंता हो रही थी। ये सुनकर कि मैं उसे गोद में उठाकर ले जाना चाहता था, लूशियन के गाल तुरंत लाल हो गए। उसने जल्दी से अपने हाथ हिलाए। मैं खुद चल सकती हूँ, कोई बात नहीं। ये एक पुराना इलाका है और मैं अकेली रहती हूँ, इसीलिए मैंने बहुत बड़ा अपार्टमेंट किराए पर नहीं लिया है। ये सिर्फ एक कमरा है, अभी के लिए इसी से काम चला लो। कल मैं 2 बेडरूम वाला अपार्टमेंट ढूंढने जाऊंगा। लूशियन ने अपना सिर हिलाया। कोई बात नहीं, मैं ज्यादा नखरे वाली नहीं हूँ। थोड़ी देर बाद हम आखिरकार उस अपार्टमेंट में पहुंच गए जहां मैं रहता था। कमरे में घुसकर मेरी माँ और मैं बच्चों को गोद में उठाकर बेडरूम में ले गए। हमने पहले बच्चों को नीचे रखा, फिर डबल पालना खोला। शियोन अभी अभी अस्पताल से डिस्चार्ज हुई थी। उसके कपड़े या कोई भी सामान यहाँ नहीं था। देखो, अगर तुम्हें थोड़ा समय मिले तो शियोन जहाँ रहती थी वहाँ जाकर उसके कपड़े और सामान ले आओ। अभी के लिए तुम दोनों को साथ ही रहना होगा, इसीलिए कल जाकर कोई बड़ा अपार्टमेंट ढूंढो। अगर माँ के वापस जाने के बाद भी बात नहीं बनती तो मैं तुम्हारे पिताजी से बात करके तुम्हारे लिए घर खरीद दूंगा। तुम्हें क्या लगता है माँ? मेरे पास खुद पैसे हैं। जहाँ तक अपार्टमेंट की बात है, मेरा इरादा शियोन से बात करके फिर फैसला करने का है। ठीक है, तुम अपने मामले खुद संभालो। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बस माँ को बता देना। बच्चों को आराम से लिटाने के बाद माँ अपनी बहू लूशियन के पास गईं। क्या तुम्हें बहुत निराशा हुई? माँ को ये पूछते सुनकर लूशियन स्वाभाविक रूप से समझ गई कि वो किस बारे में बात कर रही थी। सच कहूँ तो उसके दिल में थोड़ी निराशा जरूर हुई थी। जिस जगह में रहता था उसकी तुलना स्वाभाविक रूप से उस रिहायशी कॉम्प्लेक्स से नहीं की जा सकती थी जहाँ वो रहती थी। हालांकि उसे थोड़ी निराशा जरूर हुई थी, लेकिन वो उन दिखावटी और पैसे के पीछे भागने वाली औरतों में से नहीं थी। इसके अलावा पिछले 3 दिनों से मेरी माँ और मैंने उसकी बहुत अच्छी तरह से देखभाल की थी, जिसे उसने साफ साफ देखा था। वो हल्के से मुस्कुराई। कोई बात नहीं, हालांकि हमारा परिवार एक छोटा मोटा व्यापार करता है। वो इस लड़के को जानती थी। कॉलेज के दिनों से ही इसने हमसे शायद ही कभी पैसे मांगे हों। एक इंसान के तौर पर वो काफी किफायती है।
लेकिन चिंता मत करो, अब जब उसकी पत्नी और बच्चे हैं तो मुझे लगता है कि वो अपनी इस आदत को बदल लेगा। शिंगयू तुम्हें वो सब कुछ जरूर देगा जो उसके पास है। शिंगयू ने ये भी कहा कि वो कल एक बड़ा अपार्टमेंट ढूंढने जाएगा। जब सही समय आएगा तो तुम अपने अपार्टमेंट का किरायानामा खत्म कर सकती हो। इस तरह साथ रहने से शिंगयू के लिए तुम्हारी और बच्चों की देखभाल करना ज्यादा आसान हो जाएगा। हालांकि ये एक पुराना इलाका है, लेकिन यहाँ का माहौल असल में काफी शांत है। यहाँ से ज्यादा दूर नहीं एक खाने पीने का बाजार भी है। आमतौर पर तुम्हें जो कुछ भी खाने का मन हो बस शिंगयू को बता देना। इस लड़के की खाना बनाने की कला असल में काफी बढ़िया है। मेरा आज रात वापस जाने का प्लान है। शिंगयू के पापा घर पर अकेले हैं। मुझे उस बुजुर्ग की थोड़ी चिंता हो रही है। अगर शिंगयू तुम्हें तंग करे तो बस आंटी को बता देना। आंटी उसे तुम्हारी तरफ से सबक सिखा देंगी, ठीक है आनी? हालांकि जिस जगह पर वे अब रह रहे थे वो थोड़ी सादी थी, फिर भी मेरी माँ को उसकी सच में परवाह थी। मैंने भी अपना सामान जमाना खत्म कर लिया था और अपनी माँ को लूशी उनसे बातें करते देख रहा था। मैंने कहा, माँ, मैं हाथ का खाना बनाने के लिए कुछ किराने का सामान खरीदने बाहर जा रहा हूँ। ये कहकर मैंने अपनी चाबियां ली और बाहर निकल गया। लगभग 10 मिनट बाद मैं किराने का सामान लेकर घर वापस आया। फिर मैं सीधे रसोई में गया और अपनी मर्जी से खाना बनाना शुरू कर दिया। लूशियो ने बच्चों की तरफ देखा और फिर मेरी तरफ देखा जो रसोई में व्यस्त था। हालांकि ये अपार्टमेंट बहुत छोटा था, फिर भी इस तरह की जिंदगी काफी अच्छी लग रही थी। 1 घंटे से ज्यादा समय बाद में पके हुए पकवान बाहर ले आया। आप सब मेरे हाथ का बना खाना चख सकते हैं। माँ ने लकड़ी की फोल्डिंग मेज खोली ताकि मैं उस पर पकवान रख सकूं। 2 मांस के पकवान, 2 सब्जियों के पकवान और 1 सूप। अस्पताल में 3 दिन बिताने के बाद लूशियो अब चावल और वैसे ही चीजें खा सकती थी। मैंने 1 कटोरी चावल निकाले और माँ को दे दिए। फिर मैंने 1 और कटोरी चावल निकाले और लूशियो उनको दे दिए। आखिर में मैंने अपने लिए 1 कटोरी चावल निकाले। चलो खाते हैं। लूशियो ने सिर हिलाया, अपनी कटोरी पकड़ी, अपनी चॉपस्टिक्स उठाई और सब्जी के पकवान का एक टुकड़ा उठाया। उसे चखने के बाद उसे लगा कि पकवान का स्वाद काफी अच्छा है। ये बहुत स्वादिष्ट है। बेटे, तुम्हारे खाना बनाने के हुनर काफी अच्छे हैं। माँ ने भी उसे चखा और पाया कि मेरे खाना बनाने के हुनर पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हो गए थे। इससे उन्हें बहुत हैरानी हुई। क्या ऐसा इसीलिए था क्योंकि अब उसकी पत्नी और बच्चे हैं, इसलिए उसके खाना बनाने के हुनर भी बेहतर हो गए हैं? माँ, अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो थोड़ा और खा लीजिए, ठीक है? बेशक मैं उन्हें ये नहीं बताता कि सिस्टम ने कुछ दिन पहले ही मुझे खाना बनाने की भगवान जैसी कला दी थी। परिवार ने खुशी खुशी साथ में रात का खाना खाया। बर्तन धोने के बाद माँ ने सुझाव दिया, क्यों ना हम पहले शियुन के घर चलें और शियुन को उसके कुछ कपड़े और सामान लाने में मदद करें। मैं भी साथ चलूंगी। लूशियुन ने एक पल सोचा और फिर बोली, मुझे डर है कि आप वो जगह ढूंढ नहीं पाएंगे और मेरे कुछ कपड़े पैक करना आपके लिए बहुत आसान नहीं होगा। मैंने अपना सिर हिलाया। उसकी सेहत को लेकर थोड़ा चिंतित था। तुम अभी अभी वापस आई हो, माँ तुम्हारे साथ घर पर ही रहेंगी। मैं अकेला चला जाता हूँ। कोई बात नहीं, तुम्हें पता नहीं चलेगा कि कौन से कपड़े लाने हैं। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, ठीक है? तो मैं तुम लोगों के लिए बच्चों का ध्यान रखने में मदद कर दूंगा।